नाज़रीन गिरामी आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनवारुल्लाह गौरी। हाजिर हूं मुनसिफ टीवी के एक ख़ास प्रोग्राम मुलाकात में एक ख़ास मेहमान के साथ और एक ख़ास जो सवालात होते हैं उन सब को लेकर। शायद वो कुछ सवालात आपके भी मन में चल रहे हों, तो उन तमाम सवालात के जवाबात के लिए आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं। सहाफ़त के अंदर इन्होंने एक अच्छा नाम कमाया है, एक पहचान इन्होंने बनाई है और सहाफ़त से बहुत तवील अरसे से ये जुड़े हुए हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं, मौज़िफ़ ब्यूरोक्रेट हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब से। जी डॉक्टर साहब, हम आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, आज इस प्रोग्राम में कुछ सवालात हम डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी से करेंगे जो मुल्क के मौजूदा हालात के मुताल्लिक़ रहेंगे। तो सबसे पहले देर ना करते हुए मैं जनाब डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करने के बाद एक सवाल की तरफ जोड़ता हूँ कि डॉक्टर साहब जी, आज जो मुल्क में हालात बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जमहूरियत जो थी, पहले जमहूरियत बराए जमहूरियत थी। जी आज की जो जमहूरियत है, आज के जो चुनाव है, जी चुनाव बराए वोट, चुनाव बराए सरकार। जी पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आइडियोलॉजी पर, माशी प्रोग्रामों पर लड़ाई होती थी बैलेट बॉक्स की। लेकिन आज कौन सी सरकार जीतेगी और कौन सी सरकार सरकरार में बरकरार रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी जिसकी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कर्नाटक में हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे गोवा में हुआ। जी तो इस वक्त जो है हिंदुस्तान की सियासत अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है जी और इसको बचाने के लिए तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान बचेगा तो हम सब बचेंगे। जी हिंदुस्तान जज्बाती तौर पर टूट रहा है, जी जज्बाती तौर पर बिखर रहा है। जोग्राफियाई तौर पर नहीं बिखरेगा, लेकिन जज्बाती तौर पर बहुत बुरी तरह ये तबाही की तरफ जा रहा है। जी इसको बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना ज़रूरी है। जी सर, इसके लिए किस तरह का सद्देबाब होना चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और इसके लिए कौन आगे बढ़े? देखिए, अब जो मंजर है इस वक्त भारत जोड़ो का, जी राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जाने का जो प्रोग्राम उनका चल रहा है, जी उसमें लोग जुड़ रहे हैं, इसी जज्बे के साथ जुड़ रहे हैं कि भारत को जोड़ना है। जी और इस मुहिम में कांग्रेस के ही लोग नहीं जी। हैं, बल्कि बेशुमार एनजीओज भी इससे लगे हुए हैं। जी कई लोग जिनकी उम्रें 80 साल 90 साल हो गई, वो इस बात की ख्वाहिश कर रहे हैं कि जब भी ये यात्रा हमारे शहर से या हमारे गांव से गुजरेगी तो हम कम से कम 1 किलोमीटर तो इसके साथ चलेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक वाक़या है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कोशिश हो सकती है हिंदुस्तान को जोड़ने की, हिंदुस्तान को सही रास्ते पर लाने की। उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान को करना है, वो ये है कि ऐसा कानून लाया जाना चाहिए कि कोई पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो वो पार्टी से निकल नहीं सकता। ऐसा कोई कानून होना चाहिए, तभी जमहूरियत स्ट्रांग रहेगी, वरना जमहूरियत को बिखरने में, जमहूरियत को तबाह होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। सर, जैसा आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा है, तो एक तरफ ये इशारा है कि भारत को जोड़ने का इशारा है, तो सवाल इसके बरक्स ये है कि क्या भारत टूट चुका है? मैंने अभी अर्ज किया ना कि भारत जोग्राफियाई तौर पे नहीं टूटेगा, जज्बाती तौर पर टूट गया है। इमोशनल जो एक हमारे पास जो था मोहब्बत, खुलूस, प्यार, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट के खातिर तबाह ताराज कर दिया है। जी कौन क्या खाता है इस पर सवाल, कौन क्या पहनता है इस पर सवाल, कौन क्या पढ़ता है इस पर सवाल। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जागीर बन गया हिंदुस्तान। जी तो मैंने ये नहीं कहा कि भारत टूटा हुआ, भारत जुड़ा हुआ है, भारत जुड़ा हुआ ही रहेगा क़यामत तक। लेकिन जज्बाती तौर पे एक कौम जो जुड़ के रहती है उसका बिखराव हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की है और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, मुल्क को, लोगों में समझ आ रही है
और लोग महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई हमको तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी शमशान घाट के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर, कभी लिबास के नाम पर। हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश इसलिए की जा रही है, इमोशनल हिंदुस्तान को, ताकि एक ख़ास पार्टी को उसके वोट मिल सके। जी सर, भारत जोड़ो यात्रा, तो इसके अंदर अक़लियतों का क्या रोल रहेगा? क्या मुसलमान, जो दलित, जो अक़लियतें हैं, तो ये भी भारत से जुड़े रहेंगी? क्योंकि एक सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों को, अक़लियतों को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं माना जा रहा है कुछ दीगर पार्टियों की तरफ से। जी, हिंदुस्तान जो है दस्तूर से चलता है, दस्तूर से चलेगा। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ दस्तूरी इदारों में एक तो दस्तूर में तरामीम भी हो रही है। तरामीम दस्तूर की तो बराह रास्त धज्जियां उड़ाई जा रही हैं CAA, NRC, NPR के नाम पे। देखिए, जी, दस्तूर बहुत ताकतवर है हमारा। जी, अब ये चीज़ें सारी अदालत में पहुंची हैं। जी, आप अदालत में देखिए कि अदालत किस तरह से इसकी तावीलात पेश करता है। जी, हमें यकीन है कि अदालत दस्तूर की जो बुनियादी जो ढांचा है, जी, उसकी बुनियाद पर ही फैसला करेगा। जी, आप अगर मेजॉरिटी में हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, आप जो चाहे नहीं कर सकते। जी, अगर जो चाहे आप कर सकते होते जी, तो दस्तूर की ज़रूरत नहीं थी। जी, दस्तूर अच्छाई के लिए तरमीम उसमें लाई जा सकती है, बर्बादी के लिए नहीं लाई जा सकती तरमीम। जी, अभी ये देखिए ट्रिपल तलाक, जी, ट्रिपल तलाक के कितने वाक़यात हुए हिंदुस्तान में कानून पास होने के बाद। जी, हंसी आती है, 20-25 वाक़यात पूरे हिंदुस्तान में हुए हैं, जी, 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी में। जी, तो मेरा कहना यह है कि जहाँ जहाँ वोट इनको मिल सकते हैं, जी, ये वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ मजहबी बातें उजागर करके वोट लेने के खातिर मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि ये मुल्क कभी नहीं टूटेगा। जी, जोग्राफिया एतबार से हमारा मुल्क टूटा हुआ नहीं है, जी, टूटेगा भी नहीं। जी। लेकिन सर, जो हालात हर वक्त पेश आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुल्क टूटने के दहाने पर है। नहीं, टूटता नहीं, मुल्क कभी नहीं टूटेगा। मुल्क इसलिए नहीं टूटेगा कि हमारा खान पान एक जैसा है, हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारी सोच एक जैसी है। हम भाई भाई का जो जज्बा है उससे हम जुड़े हुए हैं। आप देखिए, इतना ताज्जुब फैलाए जाने के बावजूद हमारे लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। जी, इस कदर वरगलाया गया है एक ख़ास कम्युनिटी को, एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़। जी, आप देखिए कहाँ पर गड़बड़ हुई है, इज्तिमाई एतबार से बात कीजिए तो साफ जाहिर होता है कि इस मुल्क को तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ज़रूर ये है कि थोड़ी सी खटास लाई गई है और उस खटास को ख़त्म करने के लिए भारत को जोड़ना ज़रूरी है। जज्बाती हम आहंगी की आज हमको सख्त ज़रूरत है। और आप एक सवाल ये भी कर रहे थे, मैं आगे बढ़ गया आपका जवाब दिए बगैर। शेड्यूल कास्ट हो या जो है मुसलमान हो या ईसाई हो, वो सब भारत का हिस्सा है। जो सोच पूरे अवाम की है वही सोच उनकी रहेगी, उनकी कोई सोच अलग से नहीं रहेगी। सर, हाँ, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे रोकता हूँ सर, कि जैसा कि आपने बताया कि सब लोग इस मुल्क का हिस्सा हैं, तो जब CAA, NRC और NPR के NRP के उस पर जब बातें हो रही थी, और अभी जो लोग भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, तब क्यों नहीं उन्होंने आवाज़ उठाई इस ताल्लुक से? देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो लोग एक्शन में आते हैं। जी, एक उम्मीद थी कि गुड सेंस विल प्रिवेल, वो प्रिवेल नहीं हुआ। तो इनको रास्ते में, रोड पर, सड़क पर आना पड़ा। कानून पास करने में कांग्रेस ने भी उनकी तायद की थी, जब जो बिल पेश किया गया था इस ताल्लुक से, NRC, NPR के ताल्लुक से, जब किसी ने इसकी मुखालिफत नहीं की थी। देखिए, जो कंट्रोवर्शियल जो चीज़ है वो है CAA। जी, CAA में क्या कहा गया कि जो भी लोग बाहर से सताए हुए मुल्क, वहाँ की हुकूमतों से सताए हुए मुल्क, मुल्क के जो भी लोग होंगे वो हिंदुस्तान में आकर पनाह ले सकते हैं, जी, माइनस अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान। जी, अब मुझे बताइए, अफ़गानिस्तान में कई मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जी, कई मुसलमानों को मारा जा रहा है। जी, वो अगर आए तो आप उनको नहीं कहेंगे? ये फितरी कानून के खिलाफ है। जी, तो जो है का बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। उसका भी जो है फैसला महफूज हो गया है सुप्रीम कोर्ट में शायद। तो वो जब पिक्चर में आएगा तो हमको आइडिया होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया
वर्ल्ड जो है एक खानदान है। संस्कृत में ये कहा जाता है कि दुनिया एक खानदान है। तो हमारी जो जबान है, एंशियंट लैंग्वेज, वो है संस्कृत। तो हम संस्कृत का जो कल्चर है, संस्कृत की जो प्रोवर्ब्स हैं, जो उनकी तमहीदें हैं, उसको भी हम नकार रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये चीज़ें भी सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अच्छे नताइज सामने आएंगे। सर, महंगाई और बेरोजगारी का यानी कि किस तरह तक ये फैली हुई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? मुल्क के अंदर ये तो अपनी जड़ें मजबूत कर रही है बेरोजगारी, और वादे इंतखाबी मंशूर के अंदर, इंतखाबी रैलियों में ये किए जाते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद आपको रोज़गार दिया जाएगा, मुलाजिमतें दी जाएंगी। मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया ना कि वोटों के खातिर इस मुल्क को तबाह व ताराज किया गया। कांग्रेस ने भी बहुत से वादे किए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया। जैसे आप महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को ले लीजिए। आज से 8 साल पहले जब पहली बार नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने बड़ी शान से कहा कि मैं दुनिया के सहाफ़ियों को, दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स को हिंदुस्तान बुलाऊंगा और बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने कितना गंदा लॉ पास किया, कितना गंदा प्रोग्राम कर रही है गड्ढे खोदने का। ये कमेंट उनका था। लेकिन पिछले 8 साल से यही प्रोग्राम हिंदुस्तान की नाक रहा। इसी प्रोग्राम की वजह से गांव से लोग शहर में नहीं आए, बल्कि रिवर्स जो है माइग्रेशन हुआ। शहर के लोग गांव गए ताकि उनको 220 रुपए पर डे के हिसाब से मजदूरी मिले, क्योंकि इस प्रोग्राम में खानदान में अगर 10 लोग हों तो 10 के 10 लोगों को जो है जॉब मिलेगा रोजाना 200 दिन। सर, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो मुलाजिमत कहाँ से मिलेगी? देखिए, रिजर्वेशन एक अलग इशू है, टोटल इकोनॉमी अलग इशू है। इकोनॉमी खराब क्यों हुई, बर्बाद क्यों हुई? आपने गैर ज़रूरी तौर पर नोटबंदी की। नोटबंदी बहुत ही भयानक किस्म का आपका कदम होता है। तो आपने क्या, आपने कोई गौर व फिक्र नहीं किया, कुछ नहीं किया। और जो वो काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का को करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर अचानक आते हैं, माइक पर आके कहते हैं कि जो है आज से 1000 की नोट नहीं चलेंगी, फला नहीं चलेंगी, कल से आप सबको जो है ये पैसे जमा कर देने होंगे। तो क्या हालत हुई मुल्क की? इतना बड़ा कदम सोचे समझे बगैर उठाना बर्बादी की निशानी बना। फिर उसके बाद आपने क्या किया? जीएसटी लाया। जीएसटी यकीनन कांग्रेस ने उसको बनाया था, लेकिन कांग्रेस की जीएसटी में ये था कि मिनिमम जुमरे होंगे उसके। इन्होंने कई जुमरे बनाए, और जब सारे आइटम्स को आप जीएसटी में ले आते हैं तो फिर आप पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं ले आए? और पेट्रोल का जो रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रहता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट कम हो गया तो आपने पेट्रोल को कम क्यों नहीं किया, रेट कम क्यों नहीं किया? तो एक अजीब कश्मकश की सरकार है। और दूसरी बात, आपका ये जो इन्होंने किया, क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की जो बात कही थी कि हम जो है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ नौजवानों को कोई भी सरकार जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। ऐसे इंडस्ट्रीज हम लाएंगे, ऐसे हम प्लानिंग करेंगे कि उसमें हमारे हर साल 2 करोड़ जो है नौजवानों की खपत हो। आदाद शुमार बताते हैं कि 10 लाख की खपत हुई साल में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 करोड़ 90 लाख नौजवान हर साल बेरोजगार होते चले गए। अगर उसको आप जो है जोड़ते जाएं तो लगभग 7.5 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हैं। और ये बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, पिछले 47 साल में इतना खतरनाक जो है बेरोजगारी का सिचुएशन नहीं आया आपकी गलतियों की वजह से। और फिर आपने क्या किया? बैंकों को तबाह कर दिया। बैंकों में भी अच्छी रोजगार मिलती थी, कभी कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता था, कुछ इनडायरेक्ट मिलता था। वो बैंक जो है आपने एक दूसरे में मर्ज कर दिया। जो एम्प्लॉयमेंट के जो वो हैं जराए हैं उसको आप कमजोर करते चले गए। तो यही वजह से आपको मईशत की तबाही देखने को मिल रही है। और आपका जो डॉलर है वो रुपए के हिसाब में बढ़ता ही चला जा रहा है। अब 82 रुपए तक चला गया था। यही डॉलर जब 58 रुपए हुआ था तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि ये डॉलर जो है मनमोहन सिंह साहब की एज की तरह बढ़ता चला जा रहा है। आज क्या ताबील पेश करेंगे आप? नितिन गडकरी का कल बयान आया था सर कि हिंदुस्तान मईशत के लिहाज से 5वें नंबर पर है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 116 ममालिक में से हिंदुस्तान का जो मुकाम है 101 है। तो आप अंदाजा लगाइए क्या सिचुएशन है आपका। कभी कभी अगर देखें आप गौर से तो नाइजीरिया से भी आपका बुरा हाल हो गया है।
देखिए शहरों में जो आपका जो गहमा गहमी है, शहरों में जो प्रोग्राम्स हैं, शहरों की जो सड़कें हैं, शहरों की जो फैसिलिटीज है, वो हिंदुस्तान नहीं है जी। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान गांव में बसता है। जी बिल्कुल। गांव में जाकर देखिए भुखमरी कितनी है, परेशान कितने हैं लोग, जी। कितना सब्र करते हैं लोग हमारे। हाँ, आपका जो मामला था कोविड-19 का, उसमें भी आपका जो रोल था बड़ा खराब रोल था। रहा, कई दवाखानों में ऑक्सीजन नहीं थी जी। और आप पार्लियामेंट में आप बयान देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, जबकि बेशुमार अमवात ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। तो ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो ये हुकूमत जो है, ये हुकूमत सिर्फ हुकूमत के लिए हुकूमत कर रही है, भलाई के लिए नहीं कर रही है। ये इनके पास साल में 12 महीने ये लोग जो है इलेक्शन मोड में रहते हैं। मोदी साहब जहां भी जाएंगे, जहां भी तकरीर करेंगे, वो इलेक्शन की बात करके, इलेक्शन को जहन में रखते हुए बात करेंगे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं यहाँ पे फिर एक बार राजगोपाल आचार्य के उस प्रवर्ब को जो है दोहराना चाहूँगा। राजगोपाल आचार्य ने कहा था इस मुल्क को स्टेट्समैन चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन में फ़र्क क्या है? तो राजगोपाल आचार्य ने कहा था कि पॉलिटिशियन जो है हमेशा नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है, जबकि स्टेट्समैन नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचता है। तो ये हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये सिर्फ चुनाव के बारे में सोचती है, लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचती। जी सर, कोविड वबा के बाद, कोविड जैसी एक वबाई बीमारी थी, उसके बाद उससे खतरनाक एक वबा हमारे मुल्क में फैल रही है, वो है बदउनवानी, करप्शन। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे सर, क्या हो रहा है या नहीं? देखिए, करप्शन क्यों हो रहा है? सरकार तारीख की सबसे बड़ी करप्ट हुकूमत है जी। जब सरकार खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो जाती है जी, जैसे आपने एक बहुत बड़ा लोन एक बड़े व्यापारी को दिया और ये डिसाइड किया कि उसका लोन माफ़ कर देंगे कुछ माल के इवज़। जी। अगर आप तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा कि उन लोगों ने डोनेशन दिया भारतीय जनता पार्टी को जिनको दिवालिया करार दिया गया या जिनको बहुत बड़े बड़े लोन दिए गए। तो करप्शन रूलिंग पार्टी से जब आता है तो अवाम में भी वो बदउनवानी फैलती है। छोटे छोटे ओहदेदार भी करप्शन करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनको जो है आगे नज़र आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, तो हम भी क्यों ना करें ये हरकत। तो करप्शन हमारे समाज में हमेशा रहा है। लेकिन एक बात है, रिश्वत की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि भाई अगर रिश्वत लेना जुर्म है तो रिश्वत देना भी तो जुर्म है कानूनी तौर पे। लेकिन रिश्वत देने वाले को हम इसलिए नहीं पकड़ते कि वो मजबूर बेकस होकर के वो काम कर रहा है। तो ये करप्शन तो है, लेकिन करप्शन की एक लिमिट होती है, करप्शन की भी एक हद होती है। अब ये करप्शन जो है पूरे हदों को पार कर चुका है। जी सर, मुल्क की तरक्की का जो दारोमदार है वो किस बुनियाद पे हम समझना चाहिए? क्योंकि जैसे कि कल आरबीआई ने भी एक बयान दिया था कि होम लोन के अंदर जो शरह सूद है उसे बढ़ा दिया गया 0.5% तक, और जो ऑलरेडी जो लोग होम लोन ले चुके हैं उनकी ईएमआई में भी दुगना इजाफा होने वाला है। तो क्या ये मुल्क की तरक्की है? तो किस तरह से लोग, एक तरफ तो बैंकों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, उन्हें प्राइवेट किया जा रहा है, तो किस तरह से लोग अपने सरमाए को महफूज रखें, किस तरह से जुड़ेंगे सर? देखिए, जहाँ तक टैक्स का सवाल है जी, हम टैक्स के दायरे को नहीं बढ़ा रहे हैं जी। टैक्स के दायरे को हम बढ़ाएंगे तो हमको इस तरह के कठोर कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टैक्स के दायरे को बढ़ाने का मतलब क्या है जी? बेशुमार होटल्स हैं जी, बेशुमार जो है पान के डब्बे हैं, बेशुमार ऐसी बंडियां हैं जो रोज़ाना 3,000 रुपये का कारोबार करती हैं, इडली वड़ा जो भी है जी। तो उनसे आप अगर एक मुकर्ररा रकम साल में लें, जैसे 1,000 रुपये फीकस सालवे, तो वो जो है उसके ही काम आएगा, उसकी सड़क बनेगी, उसके लिए पीने का पानी मिलेगा, उसको करंट मिलेगा जी। तो ये हम टैक्स के दायरे को नहीं बढ़ाने की वजह से नेशनल जो है एग्जीक्यूटिव पर दबाव पड़ रहा है जी। देखिए, सबसे ज़्यादा टैक्स जो देते हैं मतलब साफ सुथरे अंदाज में वो देते हैं एम्प्लॉइज जी। एम्प्लॉइज का जो इनकम टैक्स है वो सोर्स पर ही डिडक्ट हो जाता है, और उससे हटके जो आबादी है वो आबादी जो है 98% है जी। तो वो आबादी को भी आप कवर करना है ना, उनको आप ठीक से कवर नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो कदम उठाया गया है बैंक की जानिब से, रुपये को जो है मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
रुपये की कदर तो अब दिन ब दिन गिरती जा रही है गिरती ना। जा रही है, तो मुख्तलिफ ढंग से जी उसको जो है कैसे मजबूत किया जाए, जी कैसे जो है फॉरेन रिजर्व्स को जो है मजबूत किया जाए, जी वो करते हैं, हुकूमत करती है, लेकिन गलत सोच की वजह से ये काम हो रहा है। जी। बैंकों में तो शरह सूद जो है आप जो सेविंग्स है उस पर भी आप बहुत कम कर दिए, जी तो लोग बैंक को जाने से घबरा रहे हैं। जी बैंक को इसलिए नहीं जा रहे हैं कि भाई कब उसका जो है दिवालिया हो जाए बैंक का। एक दूसरा जो है, पहले लोग फिक्स डिपॉजिट किया करते थे जी ताकि एक मुकर्ररा इनकम उनको मिले, जी वो भी अब जो है फिक्स डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कम हो गया, प्रॉफिट जो होता है वो कम हो गया है। जी। सर बात यहाँ तक नहीं, बात गरीब के निवाले तक पहुँच चुकी है, क्योंकि कोई लास्ट टाइम पे खाने पीने की अशिया पर भी जीएसटी लगाई गई, दूध दही पर और दीगर अशिया पर। तो क्या ये सरकार गरीब को रोज़गार देना तो दूर की बात है, उनके मुंह के निवाले तक छीन रही है? हाँ, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि आप सरकार क्या कर रही है कि किसी तरह से भी आमदनी बटोरी जाए। जी। तो आमदनी जिससे बटोरना है उनसे नहीं बटोर पा रही है ना। जैसे मैं आपसे मिसाल दिया, होटल्स हैं, जी पान के डब्बे हैं, कपड़े के मालिकान हैं, ये सबको अगर आप कवर करें सही ढंग से तो आपकी जो है आमदनी बढ़ सकती है। आप देखिए जीएसटी में भी बहुत सारे घपले हो रहे हैं, बहुत सारे करप्शन हो रहा है। जी सरकारी हर कार्य ही सिखाते हैं कि किस तरह से आप ये अमल करेंगे तो इतना आपको फायदा होगा। तो ये सारे चीज़ों को जो है आप मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जी देश में देश की फीलिंग लाने की ज़रूरत है। जी। फिरका वाराना जज्बात को भड़काने की वजह से देश कमज़ोर हो रहा है, इसीलिए मईशत भी कमज़ोर हो रही है। जी। सर ये मुल्क में अक़लियतों को ख़ासकर मुसलमानों की जो क़यादत कमज़ोर हो रही है या कमज़ोर की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं जो है मुसलमानों की क़यादत या हिंदुओं की क़यादत की इस्तिलाह में कभी नहीं सोचता। जी मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तानियों की क़यादत कैसे होगी। जी जैसे एक सड़क बनती है तो क्या उस पर सिर्फ हिंदू भाई चलेंगे? जी क्या उस पर क्रिश्चियन नहीं चलेंगे? क्या उस पर ईसाई नहीं चलेंगे? जी। सभी चलेंगे। तो देश की तरक्की होनी चाहिए जी और दस्तूर पर हमको चलना चाहिए। अगर कहीं पर कमज़ोरी दिख रही है तो अवाम को अदालत के दरवाजे खटखटाने चाहिए। जी। हर इशू पर अदालत में जाना चाहिए, इशू को बनाना, इशू को उठाना चाहिए, अखबारों में लाना चाहिए। बहुत सारे इशूज ऐसे हैं जो अखबारों में नहीं आते, जो इशू ही नहीं बनते, अच्छे इशू ही नहीं बनते। जो नॉन इशू हैं, जैसे हिजाब है, नॉन इशू है, टीवी पर बहस होती है। अभी आपने कहा कि निवाले पर भी टैक्स लग रहा है, उस पर बहस क्यों नहीं करते आप? सवाल यही है। हाँ भारतीय जनता पार्टी से कहा जाए कि भाई आप हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दें जी और इकोनॉमी पे बात करें, बिल्कुल तो उनको नानी याद आ जाएगी। बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं है, जी इकोनॉमिकल प्रोग्राम नहीं है, जी तरक्की की कोई बुनियाद उनके पास नहीं है, सिवाय जो है मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, एक 6-7 लफ्ज़ है, जी। उनको वो कहें कि ये इस्तेमाल ना करें तो पार्टी बंद हो जाएगी। जो तेलंगाना के जो वज़ीर आला केसीआर हैं, जी, उन्होंने एक कौमी पार्टी बनाने का ऐलान किया कौमी सतह पर, तो किस हद तक उनका ये अमल सही होगा और क्या इसमें कामयाबी मिलेगी, क्या कहेंगे आप? मैं तो इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहूँगा। वो किस लिए सर? इसीलिए कि आपके पास कितनी सीटें हैं पार्लियामेंट की? जी 17। जी। उम्मीद पे दुनिया भी कायम। उम्मीद पे तो वही तो कह रहा हूँ ना, मुंगेरी लाल भी वही देखते थे कि मैं जो है बादशाह बनूंगा, जी। शेख चिल्ली भी ख्वाब देखते थे। जी। उम्मीद और यास एक अलग चीज़ है। जी। देखिए, आपकी जो रियासत है जी वो छोटी रियासत है, जी वसाइल के एतबार से भी छोटी है, जी पार्लिमानी नशिस्तों के मामले में भी छोटी है। तो आप कैसे जो है नेशनल लेवल पर जाएंगे? दीगर जमातों से इत्तेहाद कर रहे हैं ना सर, वो जैसे नीतीश कुमार से मुलाकात हुई लास्ट टाइम पे, जी। दीगर पार्टियों से उनकी मुलाकात हो रही है इस ताल्लुक़ से जी, कि किस तरीके से जो मौजूदा सरकार है उसको आगे मुस्तकबिल में किस तरह से कमज़ोर किया जाए, उनके जो पाए हैं उन्हें किस तरह से खोखला किया जाए। तो देखिए, मैं जो है केसीआर के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए, आप कोई भी अपोजिशन ग्रुप बनाएंगे, कोई भी फ्रंट बनाएंगे, कांग्रेस के बगैर आप कोई फ्रंट बनाने का सोचेंगे, क्योंकि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने 12 करोड़ वोट लिए जी पार्लियामेंट के इलेक्शन में जी 2019 में। जी तो आप ऐसी जमात जो 12 करोड़ वोट लेती है, जी उसको निकाल करके आप कोई मंच बनाएंगे, कोई फोरम बनाएंगे, तो मैं इसको बेवकूफ़ी नहीं कहूँगा क्या? जी। इसके अलावा और क्या हो सकता है ये? जी तो नीतीश कुमार ने कह दिया जी। कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनेगा। अच्छा। तमिलनाडु में स्टैनली ने कह दिया कि कांग्रेस के बगैर कुछ नहीं होगा, हालांकि वो तो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ है।
और शिबू सोरेन ने कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनेगा। जी। तो फिर आप कैसे जो है बनाएंगे और कैसे जो है आप उतनी नशिस्तें लाएंगे जिसकी वजह से आप सरकार बना सकें? जी। तो कांग्रेस के बगैर नहीं होगा, कांग्रेस की क़यादत में ही सब कुछ होगा और हालात जो है आपको रोज़ बरोज़ जो है क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस का सदर का इंतखाब भी जो है हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कांग्रेस के ऊपर कि आप जो है जमहूरियत आपके पास नहीं है, एक ही ख़ानदान की हुकूमत चलती है। हालांकि सच्चाई ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में हर लीडर ने अपने ख़ानदान के अरकान को जो है आगे बढ़ाया। कांग्रेस ही नहीं बढ़ाई, आगे इन्होंने भी बढ़ाया। और कांग्रेस का कोई प्राइम मिनिस्टर बना क्या राजीव गांधी के बाद? फिर कैसे आप ब्लेम कर सकते हैं? नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस गांधी खानदान के नहीं थे। मनमोहन सिंह साहब जो है 2 टेन्यूर जो है प्राइम मिनिस्टर रहे, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, वो गांधी खानदान के नहीं थे। तो ये जो इल्ज़ाम है गलत इल्ज़ाम है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बन सकता। सर, कांग्रेस जो सदर के इंतखाबात चल रहे हैं कांग्रेस सदर के लिए जी, तो उसमें क्यों गांधी खानदान पीछे पीछे हट रहे हैं? क्यों प्रियंका गांधी आगे नहीं आती? क्यों राहुल गांधी आगे नहीं बढ़ते? देखिए यही तो झगड़ा है ना। कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम है कि वो नेहरू और गांधी खानदान से हट कर के कोई काम नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं चलता। तो उसको उस तनकीद को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी ने बहुत ही मुदब्बिराना फैसला किया कि हमारी ख़ानदान का कोई फ़र्द कांग्रेस पार्टी का सदर नहीं बनेगा और उस फैसले की बुनियाद पर ही नया इंतखाब हो रहा है। उसमें कोई गांधी खानदान का कोई शख्स नहीं खड़ा है इलेक्शन में। और अभी जो आसार लग रहे हैं कि शशि थरूर के और खड़गे के बीच मुकाबला होगा, उसमें कोई एक शख्स जीतेंगे तो पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी, एक नई सलाहियत मिलेगी। और एक ये जो गहलोत को उम्मीदवारी के लिए उतारा गया था, फिर ये राजस्थान के सीएम को लेकर जो मुद्दा पैदा हो गया, तो क्या वजह है सर कि वो सचिन पायलट को वहाँ पे वज़ीर आला के तौर पर देखना नहीं चाहते? देखिए ऐसा नहीं है, सचिन पायलट ही ने तो चुनाव की क़यादत की थी पिछले चुनाव में। क्या एक ये पैगाम नहीं जाएगा लोगों के अंदर कि राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, जबकि उनकी पार्टी के अंदर खुद यानी कि टूट फूट का शिकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बहुत ही साफ बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरह कोई जमहूरियत पसंद पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है। आप कांग्रेस में जितनी आज़ादी देखेंगे किसी पार्टी में नहीं मिलेगी आपको। अगर अशोक गहलोत के जो चाहने वाले एमएलएज ने कहा कि हम अशोक गहलोत के बगैर किसी और को सीएम देखना नहीं चाहते, तो ये जमहूरियत है। इंडिसिप्लिन भी ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई एक वहाँ पर कल्चर है कि एक लाइन की करारदाद पास की जाती है कि हम हाई कमांड को जो है इस बात का मजाज गर्दानते हैं कि वो लीडर को चुने। ये एक परंपरा है, एक रिवायत है वहाँ की, लेकिन वो रिवायत पूरी नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं है, ये नहीं हुई। लेकिन अब जो है अगले 2-4 दिनों में भी उसका भी सिचुएशन साफ होगा। कौन वहाँ के सीएम रहेंगे, कौन जो है सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसका फैसला अभी जो मौजूदा सदर हैं सोनिया गांधी करेंगी। जमहूरियत में होता है, नापसंदीदगी भी होती है, कोई चीज़ जो है इम्पोज की जाती है या ख्वाहिश की जाती है, दरख्वास्त की जाती है, वो दरख्वास्त कबूल नहीं होती, कई रीज़न्स होते हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से कई लोगों के दिल में सवाल ये है सर कि कई तरह के वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। हालिया में एक वाक़या हुआ अंकिता भंडारी का, पुलकित आर्या, उनके वालिद विनोद आर्या बीजेपी से विधायक हैं, नेता हैं, फिर इस तरह के काम ये लोग करते हैं, फिर भाजपा ये कहती है कि आपकी सरकार में औरतें ख़वातीन महफूज हैं। देखिए उससे ज़्यादा बदतरीन वाक़या तो बिल्किस का रेप करने वाले उन लोगों का है जिनको ज़मानत मिल गई। ज़मानत क्या, रिहाई मिल गई। कैसे रिहाई मिल सकती है जबकि कानून बिल्कुल साफ है कि रेपिस्ट और मर्डरिस्ट और रेपिस्ट, मर्डर करने वाला और रेपिस्ट जो सज़ा पाता है उसको किसी हालत में माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने माफ़ किया, बिल्कुल, ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि उन दरिंदों को फूल पहनाया। बिल्कुल। तो जब आप उतने गंदे हो सकते हैं, उतना गिर सकते हैं, तो ये अंकिता का भी वाक़या उसी तरह की कड़ी का एक हिस्सा है। तो तालीम के शोबे में जो पसमानदगी की रिपोर्ट मंजर आम पर रही, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो कमेटी, जो कमीशंस वगैरह थे जिन्होंने आईना दिखाया,
तो क्या तालीम इस तरीके से अक़लियतों को मुहैया हो रही है, फ़राहम की जा रही है? अगर है तो फिर लोग क्यों खानदगी का शिकार हैं? देखिए, उसके कई वजूहात हैं, एक वजह नहीं है। माशी वजूहात भी हो सकते हैं, जी समाजी वजूहात भी हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो पसमानदा मुसलमान हैं, जी उनके जो पेशे हैं, जी जैसे आपके कारपेंटर है, जैसे जो है आपके मेहतर है, जी जैसे लोहार है, ये लोग इनकी सोच जो है ये है कि भाई पढ़कर क्या करेगा, मैं जो काम कर रहा हूँ उसी में ये काम करेगा तो अच्छा जिएगा, जी इसमें परफेक्शन इसका है। जी तो ये मसले भी है मईशत के अलावा। जी तो ज़्यादातर जो है पसमानदगी की वजूहत ये है कि लोगों की सोच में तब्दीली नहीं आई। जी वो तब्दीली लाने के लिए जी एक अवेयरनेस कैंपेन हम सबको चलाना पड़ेगा, जी और सही ढंग से जी सर्वे करके हुकूमत पे डिपेंड किए बगैर एनजीओस को आगे आना पड़ेगा। जी क्योंकि हुकूमत अब जो है टेक्निकली स्पीकिंग हुकूमत नाम की अब कोई चीज़ है नहीं। जी आवाम का डिपेंडेंस हुकूमत पर ख़त्म हो चला है ऑलमोस्ट। जी अब हुकूमत आवाम क्यों चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए, जी पासपोर्ट मिल जाए, राशन कार्ड मिल जाए, जी राशन में कुछ मिल सकता है तो मिल जाए, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि राशन में आप जो देते हैं क्या वो सारा महीना चलता है? जी बिल्कुल नहीं। तो हुकूमत पर दारोमदार कम हो गया है, जी और अगर एनजीओस एक्टिव हो जाएं तो बहुत अच्छे नताज आ सकते हैं। लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी अगर अवेयरनेस हमारे पास क्रिएट होगा तो इंशाल्लाह हालात सुधरेंगे, ख़ास तौर पे मुसलमानों के। सर, एक तवील अरसा आप सहाफ़त से जुड़े रहे हैं, जी, तो उस वक्त की सहाफ़त और आज की सहाफ़त में किस तरह का फ़र्क, क्या इम्तिज़ाज आप देखें? देखिए, आज की जो सहाफ़त है जी वो स्पोक्समैन जर्नलिज्म है, जी तर्जुमान सहाफ़त। जी मैं आवाम की तर्जुमानी नहीं करता, जी मैं अपने सेठ की तर्जुमानी करता हूँ। जी जैसे सेठ जो है अंबानीज़ हैं, जी अदानीज़ हैं, ये सेठों की मैं तर्जुमानी करूँगा, इनके मफादात की तकमील करूँगा, या इनके जो सियासी दोस्त हैं जी उनकी मैं खिदमत करूँगा। तो ये बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन हमारे मुल्क में है। अब सहाफ़त जो है जी तिजारत बन गई है। जी तिजारत पहले सहाफ़त नहीं होती थी, जी लेकिन अब सहाफ़त तिजारत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुल्क के अंदर तासुबाना माहौल जो फैल रहा है उसके कुछ हद तक ज़िम्मेदार एंकर्स भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम पे ये कहा था कि एंकर्स की ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो यानी कि इस तरह के कोई जुमले ना कहें। उन्होंने सहाफ़त पर ऐसा क्या मौका आ गया था जो सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने सहाफ़त के ऊपर पाबंदी ये लगा दी कि आप कोई शर ना फैलाएं, कोई मुतासिबाना कोई रवैया इख्तियार ना करें? देखिए, नुपुर शर्मा का जो जी एपिसोड है आपको याद होगा, जी उसमें जो एंकर ने सवाल किया, जी बेहुदा किस्म का सवाल, तो लाजिम बात है जो उसमें बैठे हुए थे उनको जवाब जो है छिचोरेपन का जवाब देना पड़ा। जी तो एंकर सवाल क्यों कर रहा है उस तरह का? मैंने अभी कहा आपसे, जी। तर्जुमान सहाफत है। जी। सेठ उनका चाहता है कि इस तरह का सवाल किया जाए, जी। मुल्क में जो है निराश की कैफियत रखी जाए, जी। तभी तो सियासी जमात को जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं या जिसकी वो सरपरस्ती करते हैं फ़ायदा होगा। जी, यानी कि ये इल्ज़ाम है कि ये जानबूझकर करवाया जाता है। इल्ज़ाम की हकीकत है, जी। खुली हकीकत है। अभी एनडीटीवी को हम लोग ये समझते थे कि ये बहुत ही आज़ाद किस्म का इदारा है, जी। तो उसके भी शेयर्स जो है कंट्रोवर्शियल लोग खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि सहाफ़त को तिजारत के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। यही काम उस ज़माने में हिटलर भी करता था। हिटलर भी जो है ज़राए अबलाग के तमाम इदारों को अपनी तहवील में रखता था। जी जी समझे आप? जी। तो ये जो है ना हिटलरिज़म की बुनियादें हैं ये इस तरह की। जी सर, ये एक सवाल आखिरी ये है जी कि क्या उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस सरकार बना पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मैं अज़मत कहूँगा, अज़मत ये है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते या हारे वो अवामी मसाइल को उजागर करती रहेगी। जी। और आने वाले चुनाव में हमें लग रहा है ऐसा कि काफ़ी अच्छा मुजाहरा कांग्रेस पार्टी करेगी। जी। क्योंकि रूलिंग पार्टी ने जी पिछले 8 साल 8.5 साल में जी। ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया जिसकी बुनियाद पे उसको फिर से वोट मिल सके। जी। क्योंकि पूरी अगर आप उसकी जो है उसका तजिया करें तो आपको हर महाज पे अंधेरा दिखाई देगा। जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी
अंधेरे में एक रोशन किरण की तरह उभरेगी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपने कीमती ख्यालात यहाँ पर आप सबके सामने शेयर किए। तो मैं एक बार फिर डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे इस प्रोग्राम को इख्तितामी मराहिल में ले चलता हूँ। इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम होता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।